अनवर पाशा साहब को इस मकाम तक पहुंचाने में जिसका हाथ है उसका कहीं जिक्र ही नहीं। यहाँ बैठी हुई हैं डॉक्टर शमा कौसर यज़दानी। मैं ये अपना गुलदस्ता उन्हें पेश कर रहा हूँ, वो तशरीफ़ लाएं ज़रा। देखिए, ये ख़वातीन अगर हमारा ताउन न करें तो हम एक सफ़ा क्या एक पैराग्राफ भी न लिख पाएँ। ये उम्मीद करता हूँ इन दोनों से या उनकी अहलिया से कि वो मज़ीद इन्हें लिखने पढ़ने का वक्त फ़राहम करेंगी। देखिए, ये इसमें कोई मुबालगे की बात नहीं है। अगर घर की खातून आपको मोहलत नहीं देगी तो आप कुछ भी नहीं लिख सकते, कुछ भी नहीं पढ़ सकते। जो मेरी आज जितनी भी किताबें हैं, 2 दर्जन से ज़्यादा किताबें, सिर्फ़ इसलिए कि मैं घर की ज़िम्मेदारियों से आज़ाद हूँ। कोविड ये सब जानते हैं, हमारे तौहीद साहब बैठे हुए हैं। कोविड के ज़माने में जितने वक्त मैं घर में रहा हूँ, मैंने जितना काम किया है उतना काम पहले कभी नहीं किया। घर की ज़िम्मेदारियों से आज़ाद ख़वातीन ही कर सकती हैं। हमारी तरक्की में मैं इनके सामने कह रहा हूँ, पीछे भी कह सकता हूँ ये बात कि जितना हिस्सा ख़वातीन का होता है किसी का नहीं होता। प्रोफ़ेसर इब्ने कंवल साहब आज की डेट में हिंदुस्तान में उर्दू के सीनियर मोस्ट प्रोफेसर हैं, यानी इनसे सीनियर आज की डेट में कोई भी नहीं है। जितना जी सीनियर मोस्ट प्रोफेसर हैं आज उर्दू के हिंदुस्तान में जी। और आप सदर शोबा उर्दू डिपार्टमेंट के 2 बार रह चुके हैं, बल्कि 3 टर्म रह चुके हैं। तीसरा टर्म भी आपको 1.5 साल दिया गया था। और उर्दू के कौन सी ऐसी सिन्फ है जिसके तख्लीक नहीं है। पाशा साहब ने भी अर्ज़ किया कि इंशाइए आप लिखते हैं, खाके आप लिखते हैं, अफसाने आप लिखते हैं, दास्तानों पर आपका काम है, शायर आप हैं, ड्रामा निगार आप हैं, और अब इन दिनों सफ़रनामा भी लिख रहे हैं। सफ़रनामा का सिलसिला चल रहा है। मेरी मुराद एक मुकम्मल अदीब, शायर और उर्दू का दर्द रखने वाली शख्सियत प्रोफ़ेसर इब्ने कंवल साहब, मैं बहुत ही इज़्ज़त और एहतराम के साथ आपसे गुजारिश करता हूँ कि बराए करम तशरीफ़ लाएँ और अपने सदारती कलिमात से हम सबको नवाजें। प्रोफ़ेसर इब्ने कंवल साहब। अस्सलामु अलैकुम। बहुत बहुत शुक्रिया काज़िम साहब कि आपने मुझे यहाँ दावत दी। मैं सूफ़ी जमील अख्तर लिटरेरी सोसाइटी का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे ये एज़ाज़ बख्शा। हज़रात, मैं जिस इदारे में हूँ यानी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में इस वक्त, इससे मेरा बहुत पुराना ताल्लुक़ है, तकरीबन 42-43 साल पुराना। जब यहाँ प्रोफेसर नामवर सिंह, प्रोफेसर मोहम्मद हसन चेयरमैन हुआ करते थे, और ये यूनिवर्सिटी यहाँ पर नहीं थी, बल्कि इसका पुराना कैंपस जो IIT के पास है वहाँ हुआ करता था। उस वक्त हमारे साथियों में प्रोफेसर शाहिद हुसैन और प्रोफेसर अली जावेद हुआ करते थे। ये 78, 79 और 80s की बात है। मैं मुस्तकिल वहाँ आया करता था JNU में, उस शोबे में जहाँ अशफाक साहब भी हुआ करते थे, किदवाई साहब थे, असलम परवेज़ साहब थे, नसीर साहब थे। यहाँ के जो असातिज़ा हैं वो दूसरे शोबों के असातिज़ा के मुकाबले में हमेशा एक्टिव या फ़ाल रहे। पाशा साहब के, अब तो मैं इतनी बातें हुई हैं सूफ़ीज़्म पर, तो बजाय अनवर पाशा के ख्वाजा अनवर पाशा कहा जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इनका ताल्लुक़ भी जैसा अभी बताया गया कि सूफ़ी ख़ानदान से है। तो अब ये एक ख्वाजा इकरामुद्दीन है, दूसरे ख्वाजा ये हो गए, तो ये ख्वाजाओं का शोबा है।
अल्लाह सलामत रखे इस शोबे को। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि हसन साहब जिनसे मेरी मुलाकात 76 से थी, मैं उनके पास, वो बड़े पीर साहब छोटे पीर को दे गए अपनी गद्दी। तो उस वक्त जब इन लोगों ने रिसर्च ज्वाइन किया, यानी अनवर पाशा साहब ने 85 में, और इनके साथ जो लोग थे अबरार रहमानी और तौहीद साहब, ये एक पूरा ऐसी जमात थी जिन्होंने बहुत जल्द अदब में अपनी शनाख्त बनाई। देखिए रिसर्च स्कॉलर, आप भी यहाँ रिसर्च स्कॉलर मौजूद हैं, रिसर्च एमए करते हैं, एमए के बाद एमफिल पीएचडी में दाखिला ले लेते हैं और फिर चले जाते हैं। मैं अक्सर अपने तालिब इल्मों से ये बात कहता हूँ कि अगर आप उर्दू अदब में आए हैं, उर्दू ज़बान से मोहब्बत है, तो आप उर्दू अदब में अपनी शनाख्त कायम कीजिए। आपके हवाले से उर्दू पहचानी जाए, आपका नाम सुनकर लोग कहें कि देखिए ये उर्दू वाले आ रहे हैं, देखिए ये उर्दू अदब के खादिम आ रहे हैं। ये अनवर पाशा साहब, अबरार रहमानी, तौहीद ख़ां और भी जो मुझे अभी नाम सब याद नहीं, तो हम लोग सब यहाँ इसमें जेएनयू और दिल्ली यूनिवर्सिटी के फासले, जैसा कि वो मेरा ख्याल है, या अब पता नहीं वो बस होती है नहीं होती, नहीं प्लाजा से एक बस चला करती थी 610 या 20, 615 अभी भी है, 615 वो है, उसमें बैठ के वो सीधी वहीं उतारती थी। अब शायद यहाँ तक आती है, 615 यहाँ तक आती है। और हम लोगों के पास डीटीसी का पास हुआ करता था जो 12.5 रुपये का बनता था उस वक्त, तो इसलिए कहीं पूरी दिल्ली में आने जाने की कोई क़ैद नहीं थी। तो हम लोग अपने का सबका राब्ता रहता था। जिस तरह आज भी यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के भी लोग आते हैं और जेएनयू के भी, कभी कभी ऐसा होता है कि मैं जेएनयू में, जामिया में या दिल्ली यूनिवर्सिटी में किसी प्रोग्राम में शरीक होता हूँ, तो मुझे लगता ही नहीं कि मैं किसी यूनिवर्सिटी में हूँ, कभी कभी अपनी यूनिवर्सिटी लगती है, क्योंकि सारे चेहरे एक दूसरे को पहचानते। ये उस वक्त भी था। तो पाशा साहब ने उसी वक्त से, जैसा कि अभी बताया भी, कि वो स्टूडेंट यूनियन में भी एक्टिव रहे, इसके अलावा दूसरे अदबी मामलात में भी, रिसाला भी इन्होंने उसी वक्त निकाला था, अब शायद उसे दोबारा शुरू किया है, करने वाले हैं, रिसाला भी इन्होंने निकाला था उस वक्त। ये बहुत बड़ी बात है। इन्होंने मेरा ख्याल है कि यहाँ 85 में आपने पीएचडी ज्वाइन किया था, 85 में पीएचडी ज्वाइन किया था। मैं उस वक्त बाकायदे दर्स व तदरीस से वाबस्ता हो गया था दिल्ली यूनिवर्सिटी में। मैंने 83 में मुकम्मल किया था पीएचडी। लेकिन हम लोगों में कोई ऐसा फ़र्क नहीं था कि उम्र का, ने जब आदमी काम करता है साथ में तो उम्र का फ़र्क मिट जाता है। कमर रईस साहब हों या मोहम्मद हसन साहब हों या कोई और हो, जब हम लोग काम करते थे मिल बैठकर, तो बिल्कुल इसी तरह कि जैसे सब हम उम्र हैं। 86 में जब तरक्की पसंद अंजुमन की गोल्डन जुबली हुई, जेएनयू के लोग भी बराबर के शरीक थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी के भी शरीक थे, और जो नौजवान जो किसी इदारे से वाबस्ता नहीं थे वो भी शरीक थे। तो अनवर पाशा साहब, जैसा कि अभी आपने उनकी तकरीर भी सुनी, बहुत अच्छे मुकर्रिर भी हैं, बहुत अच्छे नाक़िद भी हैं। मेरा ख़्याल है कि उर्दू नावल की तनक़ीद पर जो उनका काम है वो उन्हें हमेशा ज़िंदा रखेगा। जो तालिब इल्म या जो असातिज़ा जब क्लास में जाते हैं या तालिब इल्म रिसर्च करते हैं फ़िक्शन पर, तो अनवर पाशा साहब की किताब देखे बग़ैर वो आगे नहीं बढ़ पाते। इन्होंने
तदरीसी मैदान में भी बहुत अहम काम अंजाम दिए हैं और एक तवील मुद्दत यहाँ गुजारी है। बहुत कम ऐसे खुश नसीब होते हैं कि जो जिस इदारे में तालीम हासिल करें उसी इदारे में उन्हें दर्स व तदरीस का भी मौका मिल जाए, क्योंकि वो उस इदारे से आदमी को एक ज़ाती मोहब्बत हो जाती है, एक ऐसी मोहब्बत हो जाती है उसके जितने दिन वो वहाँ पर रहते हैं तालिबे इल्मी के दौरान, वो ये सोचते हैं कि काश मैं आगे चलकर इस इदारे की कोई खिदमत कर सकता। ये ख्वाहिश अनवर पाशा साहब को नसीब हुई, ये बहुत अच्छी बात है। मैं ज़ाहिर है ये तकरीर का मौका नहीं है, पाशा साहब के बारे में जो कुछ कहा जाए वो बहुत कम है। बहुत इतना एक्टिव आदमी, वैसे तो JNU के सभी लोग एक्टिव होते हैं और जो एक्टिव नहीं है वो JNU से का होगा ही नहीं, यानी एक्टिविटीज़ तो यहीं से ही शुरू होती हैं। ये और बात है कि अभी फ़िलहाल बंद है। तो मैं कह रहा था कि पाशा साहब चाहे उर्दू एकेडमी हो, चाहे NCPL हो या उर्दू के दूसरे इदारे हों, JNU हो, जामिया हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो या और गैर तदरीसी इदारे हों, इनकी सरगर्मियाँ हर जगह नज़र आती हैं। ये एक वही शख्स कर सकता है जिसके दिल में उर्दू से मोहब्बत हो, उर्दू की मोहब्बत हो। मैं मुबारकबाद देता हूँ पाशा साहब के अलावा सूफ़ी जमील अख्तर लिटरेरी सोसाइटी को कि उन्होंने इस अवार्ड के लिए इनका इंतखाब किया। देखिए, अवार्ड की कदर व कीमत बढ़ जाती है शख्सियत को देखकर। जिस शख्सियत को आप अवार्ड दे रहे हैं वो शख्सियत अगर अहम है, मैंने तो अभी ये लिस्ट देखी और मुझे खुशी हुई कि आपने जिन लोगों को अवार्ड दिए हैं वाकई वो उर्दू अदब की तारीख़ के अहम सुतून हैं। मैं मुबारकबाद आपको भी देता हूँ और पाशा साहब को भी। एक चीज़ और मैं जाते जाते आप लोगों को बताऊं, इनके एक्टिवनेस या एक्टिविटी का एक हिस्सा जो इन्हें उस्ताद से मिला, यानी प्रोफेसर मोहम्मद हसन से। प्रोफेसर मोहम्मद हसन ने अपने तदरीसी दौर में एक अंजुमन कायम की थी, अंजुमन असातिज़ाए उर्दू हिंद। जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में इब्तदाई ज़माने में था तो इसका ऑफिस भी वहीं था और अब्दुल हक साहब भी उसमें शरीक हुआ करते थे। काफ़ी एक्टिव थी, पाबंदी से इसके कॉन्फ्रेंसें कुल हिंद सतह पर हुआ करती थी। कमर रईस साहब और हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के काफ़ी असातिज़ा उसमें शामिल थे, बहुत एक्टिव थे सब लोग। लेकिन बदकिस्मती ये रही कि वो कुछ असातिज़ा के जाने के बाद या कुछ असातिज़ा के मुलाजमत से सुबकदोश होने के बाद वो ख़त्म सी हो गई। मेरा ख़्याल है कि 2005 या 6 में जब मैं सदर शोबा था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो उसकी एक कॉन्फ्रेंस टैगोर हॉल में हुई थी जिसमें अली जावेद साहब और भी बहुत से पूरे हिंदुस्तान से उर्दू के असातिज़ा तशरीफ़ लाए थे। उस अंजुमन को दोबारा फ़ाल करने में अहम किरदार
अनवर पाशा साहब अदा कर रहे हैं। इसके लिए मेरा ख़्याल है इनके लिए ज़रा सा तालियाँ बजा दें तो अच्छा रहेगा। और हम उर्दू के असातिज़ा और उर्दू के रिसर्च स्कॉलर जो खुदा करे कि कल तदरीस से वाकिफ़ हो जाएं, उस्ताद वाबस्ता हो जाएं और इसी मुलाजमत को इख्तियार करें, यानी इस विरासत को संभालना उन्हें है तो वो भी इसमें शरीक रहें। देखिए, जब तक हर चीज़ के लिए है ये चीज़, हर शोबे के लिए, कि जब तक हमारे अंदर इत्तेहाद कायम नहीं होगा हमें कोई भी कुचल कर चला जाएगा। किसी भी शोबे में, किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी विभाग में कितनी सल्तनतें, हुकूमतें ख़त्म हो गईं सिर्फ़ किस वजह से कि उनमें इत्तेहाद नहीं था, यकजहती नहीं थी। अगर उर्दू को ज़िंदा रखना है, अभी बार बार बात आई हमारे अज़ीज़ डॉक्टर अतहर फ़ारूक़ी ने, क्योंकि उनके अंदर उर्दू का दर्द इतना है फ़ारूक़ी साहब के कि वो ये भी भूल गए कि मैं किस प्रोग्राम में आया। ये अंदर से एक दर्द जो है उर्दू का, और वो जिस इदारे से वाबस्ता हैं, आलमी सतह का इदारा अंजुमन तरक्की उर्दू, तो हम अगर अपने मुत्तहिद हो जाएं तमाम हिंदुस्तान के उर्दू असातिज़ा, तो मैं समझता हूँ कि उर्दू के कोई नहीं कह सकता कि उर्दू का मुस्तक़बिल तारीख़ है। ज़रूरत इस बात की है कि तमाम अब होता क्या है कि हर जगह है कि हम एक कहेगा कि इधर चलिए तो दूसरा कहेगा उधर चलिए। और आप ख़ास तौर से उर्दू में मैंने अक्सर ये बात कही है कि उर्दू के जो हरूफ हैं, लेटर्स, वो कभी मिलाकर नहीं लिखे जाते। अलिफ अलग, रे अलग, दाल अलग, वाव अलग, समझे? इसीलिए उर्दू वाले भी अलग ही अलग चलते हैं। हाँ? तो ये अगर मिलकर हम सब लोग चलें और इनका साथ दें, या इनके जितने भी अंजुमन में शामिल लोग हैं, तो मुझे यकीन है कि उर्दू की तालीम और उसके फ़रोग़ में ये अंजुमन अहम किरदार अदा कर सकती है। मैं एक बार फिर दिल की गहराइयों से प्रोफेसर अनवर पाशा और उनकी अहलिया डॉक्टर शमा और उनके साहबजादे आदिल पाशा को मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत बहुत मुबारकबाद आप सबको भी जो JNU के लोग हैं, इनके तालिबे इल्म हैं, क्योंकि ये तालिबे इल्म ही जो हैं हमारा मुस्तक़बिल हैं। इन्हीं में हम ज़िंदा हैं और ज़िंदा रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर इब्ने कमल साहब।